नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं पिछली वीडियो के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। मीन्स अगर आपको कार्ल मार्क्स के विचारों को समझना है, वो किस प्रकार चीज़ों को देखते हैं, किस प्रकार वो सोसाइटी को समझते हैं, सोसाइटी में आने वाले चेंज या इतिहास में जो भी विकास हुए हैं, इन सब की व्याख्या उन्होंने किस प्रकार की है, ये अगर आपको समझना है तो आपको इन दोनों ही सिद्धांतों के बारे में बेसिक्स चीज़ें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें ऐतिहासिक भौतिकवाद की, तो इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि इतिहास में समाज में जो परिवर्तन आया है या समाज में जो विकास हुआ है, उसकी प्रगति हुई है, वो समय अनुसार किस प्रकार हुई है, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था। हीगल ने, जैसा कि हमने बात करी थी, हीगल ने बोला था चेतना मुख्य सार तत्व है सृष्टि का, और इसी चेतना के कारण ही, चिंतन प्रक्रिया के कारण ही समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। बट कार्ल मार्क्स बिल्कुल इसका अपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं चेतना तो है बट मूल तत्व वो नहीं है। मूल तत्व है भौतिक चीजें, पदार्थ, और इन्हीं भौतिक चीजों के कारण, भौतिक परिस्थितियों के कारण समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मीन्स उत्पादन की प्रणालियां, मोड ऑफ प्रोडक्शन से डिसाइड होता है कि सोसाइटी किस प्रकार बदलेगी। मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता है, परिणाम स्वरूप नए वर्ग का जन्म होता है। चूंकि इसमें एक वर्ग है और नए वर्ग का जन्म हुआ, इन दोनों ही वर्गों में वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज की व्यवस्था में बदलाव होता है। हमने बात करी थी पूंजीवादी समाज, सामंतवादी समाज, दास प्रथा वाला युग। तो ये जो चीज़ें हैं कैसे चेंज हो गई, या आज का जो मॉडर्न टाइम है, आधुनिक समाज है, वो कैसे आया। एक टाइम पे किसान बैलों की सहायता से अपने खेतों की बुआई या जुताई वगैरह करते थे, बट आज के टाइम पे क्या है, ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं, मशीनें यूज हो रही हैं चीज़ों को करने के लिए। तो ये टाइम के साथ चेंज हुआ ना, तो समाज की जो व्यवस्था है वो बदली। तो वो कैसे बदली, वो बदली इन उत्पादन प्रणालियों के बदलाव के परिणाम स्वरूप। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत में समझाया है, और उन्होंने बताया है कि समाज को चलाने के लिए दो मुख्य चीज़ें हैं। पहला तो आधार है और दूसरा है अधिसंरचना। आधार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अधिसंरचना में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। देखो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। मीन्स कार्ल मार्क्स किस प्रकार सोसाइटी को देखते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, वो दार्शनिक जो उनका व्यू है वो कहाँ पे उन्होंने बताया है, वो बताया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए सबसे पहली बात, आपको ये शब्दों को समझना पड़ेगा। द्वंद्वात्मक प्लस भौतिकवाद, दो शब्दों से मिलकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बना है, ठीक है। और द्वंद्वात्मक शब्द बना है द्वंद्ववाद से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। द्वंद्ववाद मीन्स डायलेक्टिक, और जो डायलेक्टिक शब्द है वो यूनानी शब्द डायलोगो से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बातचीत करना, तर्क वितर्क करना। मीन्स एक दूसरे के विपरीत मत का होना। प्राचीन काल में ऐसे दार्शनिक थे जिनका विश्वास था कि विचारों में विरोध या विपरीत मत का होना बहुत सामान्य सी बात है, और इस संघर्ष के जरिए, मतलब ये विपरीत जो मत है, तर्क वितर्क करने की जो प्रक्रिया है, इसके जरिए, इन विचारों के आपसी संघर्ष के जरिए सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है। मीन्स द्वंद्ववाद जो थी वो चिंतन की प्रणाली थी, थिंकिंग करने का एक प्रोसेस था, कि आप अगर कोई विचार प्रकट कर रहे हो या आपके माइंड में कोई विचार आया है, तो कॉमन सी बात है दूसरे व्यक्ति के भी माइंड में कोई विचार आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका जो विचार है वो इससे बिल्कुल मैच कर जाए। हो सकता है आप गोल सोच रहे हो, ये त्रिभुज सोच ले, सोच ही है ना, अपनी अपनी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सबके सेम थिंकिंग हो। तो अगर कोई एक दूसरे से डिसअग्री कर रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरीका हो सकता है। जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, उन्हें पता चलेगा अच्छा नहीं, ये पॉइंट्स गलत हैं, ये सही हैं, तो इन्हें लेके हम आगे चल सकते हैं। तो ये जो विचारों के जरिए सत्य की खोज करने का जो तरीका था, ये जो चिंतन प्रणाली थी, उसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्ववाद। और अगर हम बात करें द्वंद्ववाद की, तो इस तर्क वितर्क करने की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम सुकरात के टाइम से माना जाता है। सुकरात ने ही प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग करने को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। उन्होंने इस बात पे बल दिया था कि यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्रश्न कर सकते हो सकता है
कि उसका सही उत्तर आपको अभी ना मिले, बट आप प्रश्न करना मत छोड़ो। क्वेश्चनिंग करने से आप सत्य तक पहुंच सकते हो। तो सत्य को खोजने का तरीका क्या है? द्वंद्ववाद। तो स्टार्टिंग में तो ये बस कॉमन तरीके से लोग यूज करते थे, बातचीत करते थे, अपने विचार रखते थे, पर धीरे धीरे समय के साथ इस विधि का प्रयोग, द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग समाज को, सृष्टि को समझने में किया जाने लगा। क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आता था चीजें कैसे बदल रही हैं, समाज का विकास कैसे हो रहा है, समाज में बदलाव कैसे हो रहे हैं। तो इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा हीगल ने ये बताया कि जो समाज का विकास हो रहा है या मानव का जो सोचने का तरीका है, मानव चिंतन की जो प्रक्रिया है, वो जो आगे बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है? इसी द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वंद्वात्मक पद्धति से मानव चिंतन जब आगे बढ़ता है उसे हम बोलते हैं द्वंद्वात्मक आदर्शवाद या चेतनवाद। अब देखो, द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ तो आपको पता है कि विपरीत मत का होना। आदर्शवाद या चेतनवाद क्या है वो आप समझ लो, फिर आपको हीगल के द्वंद्ववाद को समझने में काफी आसानी होगी। आदर्शवाद या चेतनवाद का अर्थ ये है कि सृष्टि का जो सार तत्व है विचार है, मीन्स जो मूलभूत तत्व है, बाकी की चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन जो मेन आवश्यक तत्व है जिसके जरिए सृष्टि का निर्माण हुआ या सृष्टि को चलाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? चेतना या विचार। और इन्हीं विचारों के वजह से ही बदलाव होती है हर चीजों में। अब उसके अंतर्गत आप प्राकृतिक घटनाओं को रख लो या सामाजिक घटनाओं को रख लो। प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत आपके ग्रह, नक्षत्र, वर्षा, ऋतु परिवर्तन, ये सारी चीजें आएंगी। और सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत तो आप समाज में आने वाली कोई भी चेंजेस या समाज की संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, खान पान, इन सारी चीजों को रख सकते हो। मीन्स अगर समाज का स्वरूप बदल रहा है या व्यक्ति का रहन सहन का ढंग बदल रहा है, वेशभूषा बदल रही है, खान पान बदल रहे हैं, सोसाइटी में जो भी चीजें हैं वो अगर बदल रही हैं, तो वो कैसे बदल रही हैं? वो बदल रही हैं विचारों से। अगर एक लाइन में आप बोलो तो हीगल का क्या मानना है? नई सोच आने से समाज में बदलाव होता है। क्यों? क्योंकि हीगल ने सृष्टि का सार तत्व किसे माना है? चेतना को, विचार को, नई सोच को। जैसा कि द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है, एक विचार आया, उसका विपरीत मत आ जाएगा। ठीक उसी तरह जब समाज में विकास की हम बात करते हैं, समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, तो हीगल बोलते हैं वो जो समाज बदल रहा है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा बदल रहा है। चूंकि बदल रहा है द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा और सृष्टि का सार तत्व चेतना है, इसीलिए हीगल के द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद या चेतनवाद भी कहा जाता है। अब ये हो गया आपका हीगल का द्वंद्ववाद। इसी चीज को उलट करके कार्ल मार्क्स ने बोला है कि हीगल का द्वंद्ववाद वो सर के बल खड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेतना को सार तत्व माना है। चेतना मतलब सोचने समझने की क्षमता किसमें है? दिमाग में है ना, ब्रेन में है ना। कॉन्शियसनेस या चेतना की बात अगर हम करते हैं तो वो रिलेट करते हैं हम ब्रेन से, दिमाग से, सर से। इसीलिए हीगल का द्वंद्ववाद सर के बल खड़ा है। बट जब कार्ल मार्क्स बात करते हैं भौतिकवाद की, तो भौतिकवाद सर के बल ना खड़ा होकर पैर के बल खड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेतना को सार तत्व नहीं माना है सृष्टि को, उन्होंने माना है भौतिक परिस्थितियां, भौतिक स्थितियां, पदार्थ, जड़, जिनके जरिए मनुष्य का जीवन संभव है। तो सृष्टि का सार तत्व क्या है? पदार्थ या जड़ चीजें। अगर एक मनुष्य है तो उसको पहले भोजन, पानी, आवास की आवश्यकता है। यदि वो पूर्ण रूप से मिलेगा फिर जाके उसकी सोचने समझने की क्षमता ज्यादा विकसित हो पाएगी। यानी सिर्फ सोच से समाज नहीं बदलता है, भौतिक परिस्थितियां जैसी होती हैं उसके जरिए समाज में बदलाव होता है। यानी भौतिकवाद जो है वो भौतिक तत्व यानी पदार्थ या उत्पादन प्रणालियां या जीवन यापन की जो चीजें हैं उनको आधार मानता है या उन चीजों को महत्व देता है। और आदर्शवाद महत्व किसको देता है? चेतना को। अब देखो, जब आप बात करते हो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है जिसके जरिए विपरीत विचार या विपरीत मत या विपरीत परिस्थितियां आती हैं, संघर्ष होता है आपस में और उसके परिणाम स्वरूप बदलाव देखने को मिलता है। ये आपका द्वंद्ववाद का अर्थ हो गया। अब जब हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो भौतिकवाद में जड़ पदार्थ इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, तो आदर्शवाद में चेतना तत्व इंपॉर्टेंट है। तो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद जब आप बात करोगे हीगल की, तो वो बात करता है समाज में बदलाव किसके जरिए? विचार के जरिए। और जब आप बोलोगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद,
तो वहां पे बात होगी द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा भौतिक चीजों में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में, समाज की व्यवस्था में, समाज के स्वरूपों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इन शॉर्ट, हीगल का द्वंद्ववाद विचारों में टकराव के परिणाम स्वरूप समाज के परिवर्तन को मानता है, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भौतिक परिस्थितियां या भौतिक चीजों में टकराव के परिणाम स्वरूप समाज में बदलाव को मानता है। तो हमने क्या बात करी थी? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए हमें 3 चीज समझनी जरूरी है। सबसे पहली चीज, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। दूसरी चीज, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, द्वंद्वात्मक और दूसरा है भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है, जिसके जरिए भौतिकवादी विचारधारा आगे बढ़ रही है। और भौतिकवाद क्या है? सृष्टि के सार तत्व, मूल तत्व में किस चीज को महत्व रखता है? भौतिक परिस्थितियों को, भौतिक चीजों को, जड़ पदार्थों को, ना कि विचार को। और तीसरी चीज वो ये है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए हमें हीगल के द्वंद्ववाद को समझना आवश्यक है। और हीगल का द्वंद्ववाद क्या है? यही कि जो सृष्टि का सार तत्व है वो चेतना या विचार है, और विकास की जो प्रकृति होती है, किसके विकास की? समाज के विकास की। समाज जो है वो अगर आदिम काल से आज आधुनिक काल में पहुंचा हुआ है तो वो कैसे पहुंचा है? इसका जो विकास का जो प्रक्रिया है वो कैसे बढ़ा? द्वंद्वात्मक प्रकृति द्वारा। और द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा बदलाव किस में हुए? व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन आया। एक विचार आया, उसका विपरीत विचार आया, और एक दूसरे को काटते हुए विचारों को बदलते बदलते समाज आज के स्वरूप में सामने आया है। मतलब द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा मानव प्रगति का क्रम घटित हुआ। यानी मानव की जो प्रगति है वो क्रम बाय क्रम कैसे घटी? विचारों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये प्रक्रिया के बारे में हमने हीगल के द्वंद्ववाद वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु होती है। तो पहले वाद और उसकी प्रतिवादी वस्तु, उसके बाद दोनों में संघर्ष के उपरांत तीसरी वस्तु संवाद उत्पन्न होती है। इसी तरह समाज में नई परिस्थितियों का निर्माण होता है, और ये जो नई परिस्थितियां होती हैं ये भी अस्थायी होती हैं। क्यों? क्योंकि नई परिस्थितियां फिर कुछ समय बाद अपने प्रतिवाद का सामना करेंगी, और वाद प्रतिवाद में संघर्ष के उपरांत संवाद अर्थात नई परिस्थितियां सामने आ जाएंगी। बट जब हम बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? बोलता है द्वंद्वात्मक पद्धति से भौतिक परिस्थितियों में बदलाव होता है, पदार्थों में बदलाव होता है। और इनकी भौतिक परिस्थितियां या भौतिक स्थितियों की अगर जब आप बात करते हो तो वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जड़ पदार्थों की ही बात होती है। ये बात करते हैं मेनली कार्ल मार्क्स उत्पादन प्रणालियों के बारे में। यानी जो मैन पावर है या जो मीन्स आप यूज कर रहे हो, जिन साधनों के जरिए आप उत्पादन कर रहे हो, उनमें जब बदलाव आता है तो एक नए वर्ग का उदय होता है, और उस वर्ग में और पुराने वर्ग में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसी कॉन्फ्लिक्ट के जरिए नए समाज का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब भौतिकवाद को बहुत अच्छे से आप समझ लो। इनके भौतिकवाद में ऐसा नहीं है जड़ पदार्थों की ही बात हो रही है, यहाँ पे बात होती है उत्पादन प्रणालियों की। और उत्पादन प्रणालियां यानी जिनके जरिए लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और कैसे चीज़ों को बनाते हैं, उगाते हैं, उनका वितरण करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं उत्पादन प्रणाली में। मार्क्स बोलते हैं समाज की आर्थिक स्थिति बदलती है तो नई सोच आती है। अब ऐसा नहीं है कि आपका माहौल बिल्कुल अजीब सा है और आप बहुत अच्छा सोच पा रहे हो, नहीं, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, रेयर केस में होता है। अगर जनरल में आप देखोगे तो जो गरीब देश है वहाँ के लोगों की मानसिकता भी बहुत ज़्यादा विकसित तरह की नहीं होगी, ओपन माइंडेड नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वातावरण ही ऐसा है जो उन्हें सोचने के लिए मजबूर करता है इन चीज़ों को, जिससे उनका जीवन यापन हो पाए, ना कि ये कि हम क्या बदलाव करेंगे समाज में। तो अगर आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी हैं तब आप आगे कुछ सोच पाओगे कि हाँ चलो अब हमें भोजन मिल रहा है, आवास है, पानी है, सब कुछ है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, अब आप खाली बैठो, अब आप सोचो चलो कुछ नया सोचते हैं। जिसके पास यही टेंशन हो कि उसके अगले टाइम का भोजन कैसे आएगा, उस तरह के माहौल में ये बहुत कम देखा जाता है कि लोग कुछ नया सोचे। वो इसी टेंशन में रहते हैं कि उन्हें अगले टाइम का भोजन कैसे मिलेगा, अगले टाइम में वो जीवित रह पाएंगे कि नहीं, प्रतिपल प्रति क्षण क्या होने वाला है, इसी चिंता में वो व्यतीत करते हैं।
तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि समाज की आर्थिक स्थितियां बदलती हैं तो नई सोच आती है और उसके परिणाम स्वरूप समाज में बदलाव देखने को मिलता है। समाज का आधार अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स भौतिक परिस्थितियां या उत्पादन प्रणाली है। उत्पादन प्रणाली में बदलाव होता है तो समाज में भी बदलाव होता है, इसके बारे में हमने बात करी। इनके अनुसार दुनिया की असली सच्चाई भौतिक स्थितियां होती हैं। भौतिक स्थितियों में हमने बात करी ना, ऐसा नहीं केवल जड़ पदार्थ या निर्जीव चीजों की बात हो रही है, भौतिक स्थितियों में आती है रोजगार, पैसा, संसाधन, उत्पादन, लोगों का जीने का तरीका। आपके पास अगर पैसे एक्स्ट्रा होंगे तब तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे, अगर आपके पास पैसे ही नहीं हो तो आप इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचोगे। उसी तरह संसाधन बहुत ज़्यादा हो, उन पे आपका मालिकाना हक हो, तो आप सोचोगे कि अच्छा इसे और कैसे बढ़ाया जाए। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो कैसे सोचेगा। वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि भौतिक परिस्थितियां उत्पादन प्रणालियों के जरिए समाज में बदलाव देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह की आपने बातें सुनी होंगी। एक, जैसी आपकी सोच होगी वैसे आप होगे। दूसरी लाइन कि जिस तरह का आपका माहौल होगा, जिस तरह का आपका समाज होगा, वैसी आपकी सोच हो जाएगी। तो ये दोनों ही लाइनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा समाज बनेगा या वैसा आप होगे, ये है हीगल का द्वंद्ववाद या हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। और अगर हम ये कहें कि जैसी आपकी सोसाइटी होगी, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, वैसी आपकी सोच हो जाएगी, तो वो होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। मालिक और मजदूर, फैक्ट्री है, वहां पे मालिक है, वो चाहेगा उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, और मजदूर है, वो चाहेगा उसका वेतन ज्यादा हो, मजदूरी उसे ज्यादा मिले। और इन दोनों की इच्छाएं जब आपस में टकराती हैं तो वहां पे संघर्ष होता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में बदलाव देखने को मिलता है। ये एक बहुत बेसिक सा उदाहरण है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।